अस्सलाम वालेकुम। गाइटन चैप्टर 35 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम एंटीबॉडीज़ को देखते हैं, एंटीबॉडीज़ किस तरह बनती हैं। तो एंटीबॉडीज़ बेसिकली हमने पढ़ा था कि बी लिम्फोसाइट जो हम हो गया एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ ये किस तरह बनाते हैं कि एक एंटीजन आती है, ठीक है। अब एंटीजन जो है वो लिम्फ नोड तक पहुँचती है, एंटीजन पहुँचती है लिम्फ नोड तक। अब लिम्फ नोड में पड़े होते हैं यहाँ पे मैक्रोफेजेस, लार्ज सेल जो है मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं। सपोज़ कि यहाँ पे ये एक एंटीजन आई है, ठीक है। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इस एंटीजन को ये फैगोसाइटोज कर लेते हैं पिसिडोपोडिया पुट करके, ठीक है। इस एंटीजन को फैगोसाइटोज कर लेते हैं, फैगोसाइटिस कर लेते हैं इसकी, और उसके बाद इसको साइटोप्लाज्म के अंदर इसको ब्रेक करते हैं छोटे पार्टिकल्स के अंदर, और फिर ये अपनी सरफेस पे एंटीजन लगा के दूसरे सेल्स को प्रेजेंट कर देते हैं लिम्फोसाइट को, जिसमें बी लिम्फोसाइट को भी ये प्रेजेंट करते हैं और टी लिम्फोसाइट को भी ये प्रेजेंट करते हैं। अब टी लिम्फोसाइट में एक स्पेसिफिक हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो हैं वो क्रिएट करते हैं लिम्फोकाइंस, ठीक है। अब ये लिम्फोकाइंस जो स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल्स हैं जो बाकी जो लिम्फोसाइट है उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है, ये टी सेल के टाइप्स में डिटेल से पढ़ेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएं साइटोटॉक्सिक टी सेल तो वो डायरेक्टली एंटीजन को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने बी लिम्फोसाइट को बेसिकली डील करना है पहले। तो बी लिम्फोसाइट, अब यही जो मैक्रोफेजेज हैं ये पार्शियली डाइजेस्टेड एंटीजन को फैगोसाइटोसिस करने के बाद उसको पार्शियली डाइजेस्ट करके बी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करते हैं। अब जब ये बी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करते हैं एंटीजन, तो बी लिम्फोसाइट जो है पहले लिम्फ नोड के अंदर बी लिम्फोसाइट जो था वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था, लेकिन अब जब इसको एंटीजन मिल गई है तो ये बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा, इसका साइज़ जो है इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये इनलार्ज होगा, इसके अंदर जो है प्रोटीन्स बनेंगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, प्रोटीन्स बनेगी। उसके अलावा ये वेरियस मटेरियल्स को अकुमुलेट करेगा, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा लिम्फोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट के अंदर चेंज होगा, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट जो है इसकी इन्लार्जमेंट से आगे बांध रहा है सेल्स, ठीक है। उसके बाद लिम्फोब्लास्ट जो हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे कुछ प्लाज्मा ब्लास्ट के अंदर, ठीक है। कुछ प्लाज्मा ब्लास्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ये जो प्लाज्मा ब्लास्ट हैं ये डिवाइड करेंगे, ठीक है। हर 10 घंटे के बाद एक डिवीजन देंगे, इनके एवरी 10 आवर्स में एक बार डिवाइड करेंगे। और इस तरह जब ये डिवाइड करते जाएंगे और 9 डिवीजन जब ये दे चुके होंगे, इनके 9 बार ये जब डिवाइड कर चुके होंगे, तो तब इनके जो प्रोजनाएं हैं, जो इनके डॉटर सेल्स हैं, उनको हम नाम देते हैं प्लाज्मा सेल्स का, ठीक है। अब जो प्लाज्मा सेल्स हैं इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। यानी कि इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एडेप्टेड होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा सेल हैं इनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ये सिंथेसाइज करते हैं गैमा ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। गैमा ग्लोब्यूलिन्स या ये सिंथेसाइज करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आईजी, यानी कि एंटीबॉडीज़ जो है ये सिक्रीट करते हैं प्लाज्मा सेल्स। अब कुछ लिम्फोब्लास्ट जो हैं वो इनके प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी सेल्स के अंदर, ठीक है। मेमोरी सेल्स के अंदर, अब मेमोरी सेल्स क्या हैं, मेमोरी सेल्स जो हैं स्टोर्ड फॉर्म में लिम्फाइड टिश्यूज़ के अंदर जो हैं पड़े रहते हैं, ठीक है। यानी कि बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुआ, बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन से क्या बने, लिम्फोब्लास्ट बने। अब लिम्फोब्लास्ट ने आगे दो चीज़ें बना दी, एक मेमोरी सेल्स बना दिए और दूसरे इसने बना दिए प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जो एंटीबॉडीज़ आगे अपना रोल परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन मेमोरी सेल जो हैं ये स्टोर्ड फॉर्म में पड़े रहेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। अब पहली बार एंटीजन आई तो एंटीजन के आने से लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुआ और सारा प्रोसेस रिपीट हुआ। लेकिन अब मेमोरी सेल पड़े हुए हैं, सेकेंड बार जब एंटीजन आएगी तो उस एंटीजन के स्पेसिफिक जो कह लें कि सेल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मेमोरी सेल्स इस केस में क्या होंगे, रैपिडली डिफरेंशिएट होंगे, रैपिडली इस केस में एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा ये वेरी रैपिड होगा। यानी कि पहली बार जब एंटीजन आई और प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बने, इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का, ठीक है। अब मेमोरी सेल्स बन चुके हैं, तो अब दोबारा मेमोरी सेल बनने के बाद एंटीजन आएगी तो रिस्पॉन्स जो है वो वेरी रैपिड होगा। तो जो दूसरी बार का रिस्पॉन्स होगा रैपिड रिस्पॉन्स ड्यू टू मेमोरी सेल्स, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स का, ठीक है। ये रिस्पॉन्स होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो कि रैपिड रिस्पॉन्स होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स की निस्बत। आगे बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एंटीबॉडीज़ की। तो एंटीबॉडीज़ जैसा हम जाते हैं टू हैवी चेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सपोज कि ये इसकी हैवी चेन्स हैं, यहाँ पे ये इसका हिंज रीजन है, ठीक। और इसकी उसके बाद टू जो है इसकी लाइट चेन्स होती हैं, ये मैं लाइट चेन बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए ये जुड़ी होती हैं, ठीक है।
ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब 2 इसकी हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, ठीक है। और इनके एंड पे जो एंटीजन की बाइंडिंग के लिए पोर्शन बना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं कैप सी प्याला सा बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो है एंटीजन आके जुड़ती है, इसकी ये हैवी चेन होगी। ये 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़ी हुई हैं। और इनको हैवी चेन और लाइट चेन का ऊपर का जो पोर्शन होता है ये होता है वेरिएबल पोर्शन, और नीचे का जो पोर्शन होता है ये पोर्शन होता है कांस्टेंट पोर्शन, ठीक है। अब वेरिएबल पोर्शन जो है यही जो है ये इसकी स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करता है। वेरिएबल पोर्शन के अंदर अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट क्लासेस की एंटीबॉडीज़ के अंदर, ठीक है। तो वो वेरिएबल पोर्शन जो है वो इस बात को डिटरमाइन करता है कि ये किस एंटीजन के साथ बाइंड करेगी। कांस्टेंट पोर्शन जो है एंटीबॉडीज़ की क्लास को डिफाइन करता है। एक स्पेसिफिक क्लास के एंटीबॉडीज़ का कांस्टेंट पोर्शन जो है वो सेम होता है। अब कांस्टेंट पोर्शन एंटीबॉडीज़ की डिफ्यूजन को, इसकी वेरी सरफेस के साथ अटैचमेंट वगैरह को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब एक एंटीजन आती है, सपोज तो एंटीजन आके इस एंटीजन बाइंडिंग साइड जो है इसकी इधर आके इसके साथ बाइंड करती है। तो ये जो है वेरियस बॉन्ड्स के जरिए इसके साथ जुड़ती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयनिक इंट्रैक्शन, वांडर वाल फोर्सेज वगैरह जो है शामिल हैं। तो इसकी इंट्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कि इनके एंटीजन एंटीबॉडी के दरमियान कितनी एफिनिटी है, कितनी इंट्रैक्शन है, इसके लिए एक फार्मूला भी डिवाइस किया गया जिसको नाम देते हैं के का। के ए जो है एफिनिटी को शो करता है एंटीजन और एंटीबॉडी की। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह है कि कंसंट्रेशन बाउंड एंटीजन और एंटीबॉडी, कंसंट्रेशन ऑफ बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी, यानी कि कितनी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जुड़ी हुई है, इसको डिवाइड कर देते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि जितनी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जुड़ी हुई है उसकी टोटल कंसंट्रेशन, और उसको बटे में डिवाइड करते हैं हम प्रोडक्ट से कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन और कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी की, ठीक है। और इससे हमें एफिनिटी मिल जाती है, कितनी एफिनिटी, फार्मूला बस जस्ट इसको देख लेना है, ना तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो एंटीबॉडी की क्लासेस के आगे फर्दर बात करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ की बेसिकली 5 क्लासेस हैं, IgA, IgG, IgM, IgD और IgE, 5 क्लासेस हैं। और ये 5 क्लासेस बेसिकली इसकी जो हैवी चेन है उसकी डिफरेंस की वजह से आती हैं। IgA के अंदर अल्फ़ा चेन होते हैं, G के अंदर गैमा चेन होते हैं, M के अंदर म्यू चेन होती हैं, E के अंदर एप्सिलॉन चेन होते हैं, D के अंदर डेल्टा चेन होती हैं। तो ये हैवी चेन के डिफरेंस की वजह से अराइज करती हैं। ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इन सब की इनको याद किस तरह करना है, इनके लिए सिंपल याद करने के लिए निमोनिक याद रख लें, गेम डी, ठीक है। तो इससे आप इनको याद रख सकते हैं इनकी टाइप्स को। अब जो एंटी IgG है ये प्रेजेंट होती है मदर के ब्लड के अंदर, मदर के ब्लड से ये ट्रांसफ़र हो जाती है फीटस तक, यानी कि मदर की इम्यूनिटी फीटस को ट्रांसफर करती है IgG अमीनो ग्लोबुलिन, ठीक है। और उसके बाद जो IgA है ये बॉडी के सिक्रीशंस के अंदर पाई जाती है, ठीक है, टीयर्स के अंदर, सलाइवा के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो मदर ब्रेस्ट से फर्स्ट सिक्रीशन होती है चाइल्ड बर्थ के बाद, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर भी IgA जो है ये पाई जाती है वेरी हाई अमाउंट में, ठीक है। और मदर की इम्यूनिटी को फीटस तक ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि प्लेसेंटा को जो ट्रांसफ़र कर सकती है वो IgG है, और कोलोस्ट्रम के अंदर जो पाई जाती है वो IgA है। इसके अलावा ये बॉडी के दीगर सिक्रीशन के अंदर पाई जाती है। उसके बाद IgM है। IgM कहते हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में फर्स्ट ऑफ ऑल IgM बनती है, लेकिन IgM जो है ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर क्या है इसका मैं बाद में बताता हूँ। IgD जो है बी सेल्स के ऊपर पाई जाती है और बी सेल के रिसेप्टर का काम करती है। उसके अलावा IgE जो है ये एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करती है। ये एक जो है इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसके अंदर 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, ठीक है। ये एक मोनोमर है, लेकिन जो IgM है वो पेंटामेरिक है, उसके अंदर इस तरह के 5 मोनोमर जो हैं वो जुड़े होते हैं, यानी कि एक ये जो है एंटीबॉडी है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ एक और जुड़ी होगी इधर, ठीक है, ये 2 होगी। उसके बाद यूँ 3 होगी, ठीक है। उसके बाद ये 4 होगी और उसके बाद ये 5 होगी, ठीक है। तो IgM जो है इस तरह 5 एंटीबॉडीज़ का कम्बिनेशन होता है, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं 5 ये आपस में जुड़ी होती हैं J चेन्स के साथ, ठीक है। आपस में ये J चेन्स के साथ जुड़ी होती हैं और इस तरह ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब IgM के अंदर देखें तो जो हैवी चेन्स हैं वो कितनी बन जाती हैं, इसके अंदर हैवी चेन जो है 10 बन जाती हैं, 10 लाइट चेन्स बन जाती हैं। उसके अलावा 10 बाइंडिंग साइट हैं इसके अंदर, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 बाइंडिंग साइड बन जाती हैं, तो इसलिए कहते हैं कि वेरी इफेक्टिव है फॉरेन पार्टिकल्स की डिस्ट्रक्शन में। उसके बाद अब एंटीजन जो हैं ये फॉरेन पार्टिकल्स को किस तरह डिस्ट्रॉय करती हैं, तो ये जो है डायरेक्ट उनकी डायरेक्ट एक्शन भी शो करती हैं, ठीक है। इनके डायरेक्टली खुद रोल प्ले करती हैं या कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके भी रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इन दोनों तरीक़ों से ये जो फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। अब डायरेक्ट एक्शन में ये क्या क्या करती हैं, डायरेक्ट एक्शन में ये ग्लूटिनेशन शो करती हैं, ठीक है। अग्लूटिनेशन के केस में क्या होता है कि सपोज ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, ये 3-4 बैक्टीरिया, ठीक है, तो एंटीजन आती हैं, एक एंटीबॉडी आती है, एक एंटीबॉडी इसको यहाँ से पकड़ लेती है, ठीक है। अब दूसरी आई, दूसरी ने इसको यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, तीसरी आ गई, उसने यहाँ से पकड़ लिया। इस तरह ये एक क्लम्प सा बना देती हैं जिनके उनकी ग्लूटिनेशन कर देती हैं और उनकी मूवमेंट को रोक देती हैं। दूसरा ये शो करती हैं प्रेसिपिटेशन पिपेट बना देती हैं। इस केस में क्या होता है कि सॉल्युबल एंटीजन है और उसके साथ काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं और उसको इनसॉल्युबल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देती हैं, यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन जो है, सपोज कि ये एक एंटीजन थी, इसके ऊपर जो टॉक्सिक साइड थी वो ये थी जिसने डिस्ट्रक्शन करनी थी, सेल के टिश्यूज़ को हार्म करना था, तो एंटीबॉडी क्या करती है इसके ऊपर आके बाइंड कर जाती है, ठीक है, और इस साइड को जो है कवर कर देती है और इस तरह इसकी जो एंटीजनिसिटी थी उसको ये ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, उसके बाद ये लाइसिस भी कर सकती है डायरेक्टली, उनकी उसकी एंटीजन की मेम्ब्रेन को डैमेज करके उसकी डायरेक्ट लाइसिस कर देती है। अब आ जाते हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये 20 प्रोटीन्स का सिस्टम है, लेकिन जिसमें से 11 जो है वो इम्पोर्टेंट है। 11 को हम C1 से C9 तक नेम देते हैं। उसके बाद प्रोटीन आ जाती है B और D प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये प्रोटीन जो है बेसिकली एंजाइम के प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक्टिवेट होते हैं तो ये फर्दर जो है प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते चले जाते हैं और इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो बैक्टीरिया के डिस्ट्रक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स ये C1 प्रोटीन, इनएक्टिव C1 प्रोटीन होती है, तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट C1 के ऊपर हम डैश डाल देते हैं, ठीक है। अब एक्टिव C1 जो है ये रिएक्ट करता है C4 और C2 के साथ, ठीक है, तो ये आगे बना देता है C42 जमा C4A। अब जो C42 है ये एक्ट करता है C3 के ऊपर, ठीक है। C3 को एक्टिवेट कर देता है C3A के अंदर और C3B के अंदर, ठीक है। अब ये जो C3A है C3B है, ठीक है, ये आगे एक्टिवेट करता है C5 को, ठीक है। C5 पे एक्ट करके ये बना देता है C5B, ठीक है, और बनाता है साथ C5A, ठीक है। अब C5B जो है ये आगे एक्ट करता है C6 प्लस C7 पे और इनको ये कन्वर्ट कर देता है C5B C6 ये बना देता है इससे C5B 6 7, ठीक है। अब ये जो C5B 6 7 बना है ये आगे एक्ट करता है C8 प्लस C9 पे और इसको बना देता है C5B 6 7 8 9। इनके हुआ क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स था, C1 इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर था, इस पे एक्ट करके ये C1 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है C1 को, ठीक है। अब जो एक्टिव C1 है ये एक्ट करती है किसके ऊपर, C4 और C2 के ऊपर, ठीक है। तो इनके ऊपर एक्ट करके ये C42 और C4A बनाती है, ठीक है। अब 42 एक्ट करता है C3 पे और ये बनाता है 3A और 3B। इसमें से 3B 5 पे एक्ट करके 5B और 5A बनाता है और 5B 6 7 के साथ मिलके 5B 6 7 बनाता है और 5B 6 7 8 9 के साथ मिलके 5B 6 7 8 9 बनाता है, ठीक है। अब ये जो सारा ये रिएक्शन है ये इस कदर सिंपल रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी C42 बनने में भी इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद उसके बाद यहाँ से ये जो प्रोसेस है 6 7 का 8 9 का, ठीक है, इनके अंदर वेरियस स्टेप्स हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितना लिखा हुआ है हमने सिर्फ इसको इतना ही करना है। अभी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम में इनके फंक्शन को हमने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4A 3A 4A और 5A, ठीक है,
ये तीन जो हैं ये मिलके क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं मास्ट सेल और बेसोफिल को। ठीक है, ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट है जो 3B। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है 3B, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया की ऑप्सोनाइजेशन करता है। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया की जो फैगोसाइटोसिस है उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नीचे ये कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं लाइटिक कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, लाइटिक कॉम्प्लेक्स यानी कि ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे अटैक करता है, उनकी मेम्ब्रेन को हार्म करता है और डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे कंपोनेंट है 5A, इसका सेकंड रोल है, ये क्या करता है, जो डैमेज साइट होती है जहाँ पे फॉरेन पार्टिकल आ गए हैं वहाँ पे जो इम्यून सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी कीमोटैक्सिस करवाता है। ठीक है, तो ये इनके जो रोल्स हैं, इन रोल्स को याद रखना है, इससे MCQs भी आ जाता है, वाईवे के अंदर भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये था क्लासिक पाथवे। इसके अलावा एक और अल्टरनेट पाथवे होता है। ठीक है, उसके ज़रिए भी जो फॉरेन पार्टिकल की डिस्ट्रक्शन होती है। अब अल्टरनेट पाथवे में क्या होता है कि प्रोटीन होती है सर्कुलेशन के अंदर, जिसको हम मानते हैं फैक्टर 1 प्रोटीन का। ठीक है, अब ये फैक्टर 1 प्रोटीन जो है ये पॉलीसेकेराइड जो मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह की मेम्ब्रेन्स के अंदर, उनके साथ बाइंड करती है और उससे ये एक्टिवेट करती है प्रोटीन C3 और C5 को। ठीक है, अब इनकी एक्टिवेशन से क्या होता है, ये एक्टिवेटेड प्रोटीन जो है फॉरेन पार्टिकल की डिस्ट्रक्शन करती हैं। बुक पे आ जाएँ तो बुक पे यहाँ से आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस का बताया हुआ है। मैक्रोफेजेस जो है उसको डाइजेस्ट करके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को जो है एंटीजन जो है प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, लिम्फोब्लास्ट बनते हैं, लिम्फोब्लास्ट प्लाज्मा ब्लास्ट में चेंज होते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। ठीक है, वो 10 घंटे में एक डिवीजन देते हैं और 9 डिवीजन के बाद वो प्लाज्मा सेल बनाते हैं जो आगे एंटीबॉडी जो है सिक्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेमोरी सेल्स का लिखा हुआ है, मेमोरी सेल फॉर्मेशन होती है और मेमोरी सेल्स के केस में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रैपिड होता है। यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को देख लें तो ये बता रहे हैं कि ये ग्राफ बना हुआ है एंटीबॉडी कंसंट्रेशन और टाइम के दौरान। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंटीजन इंसर्ट की गई थी और रिस्पॉन्स जो है देखें तो काफ़ी टाइम के बाद जाकर रिस्पॉन्स हुआ, प्राइमरी रिस्पॉन्स, और एंटीबॉडी जो है इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई। ठीक है, लेकिन मेमोरी सेल जब जो है बन चुके हैं, अब सेकंड एंटीबॉडी जो है यहाँ से सेकंड एंटीजन यहाँ पे इंसर्ट की है और फ़ौरन जो है इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हुआ है। उस केस में एंटीबॉडी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं और एंटीबॉडी जो है ज़्यादा देर तक परसिस्ट करती हैं। ये है सेकेंड रिस्पॉन्स, जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस भी ज़्यादा हो रही हैं और ज़्यादा देर तक परसिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से पढ़ लेना। उसके बाद नेचर ऑफ एंटीबॉडीज़ में आए तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ का सारा बताया गया कि उसके अंदर 2 हैवी चेंज होती हैं, 2 लाइट चेंज होती हैं। ठीक है, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर सारी बातें बताई गई हैं। कॉन्स्टेंट पोर्शन होता है, उसके बाद वेरिएबल पोर्शन होता है। उससे आगे आ जाएँ तो स्पेसिफिसिटी एंटीबॉडीज़ की, इसका बताया गया जो वेरिएबल पोर्शन है वो स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करता है। उसके बाद एफिनिटी का फार्मूला है, इसको यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्लासेस हैं एंटीबॉडीज़ की, इनको GMD से याद कर लेना और जो MCQ के पॉइंट से बातें हैं, ठीक है, उनको याद कर लेना है। ठीक है, वो बेसिकली इनको आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ है, डायरेक्ट एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन में एग्लूटिनेशन है, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और लाइसिस है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीमेंट सिस्टम है। कंप्लीमेंट सिस्टम का यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो ये पाथवे है इसको याद करना और इनके जो ये रोल्स हैं रिस्पेक्टिव प्रोटीन के, इनको याद करना है। इससे MCQ और वाइवा दोनों में ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कंप्लीमेंट सिस्टम जो है क्या क्या कर सकता है, ऑप्सोनाइजेशन करता है यानी कि फैगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करता है, उसमें लाइटिक कम्प्लेक्स जो बनता है लास्ट पे ये ब्रेन को डैमेज करके लाइसिस कर देता है। उसके बाद ये ग्लूटिनेशन भी कर सकते हैं जो एंटीजन है उनकी, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं, प्रेसिपिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उसके बाद मास्टर बेजोफिल को जो है लेके जाते हैं जहाँ पे एंटीजनिक अटैक हुआ है। ठीक है, और ये वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स वही आ गए कि जो मास्टर बेजोफिल है वो हिस्टामाइन रिलीज करेंगे, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, ब्रैडिकिन वगैरह, जैसे कैपिलरी की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपिलरी से फ्लूइड जो लीकेज होती है वहाँ पे। ठीक है, और इस तरह जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।